Hello, I am Najam Alvi. You are watching my Najam Alvi channel. आज हम आपको एक ख़ास बात बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की उसके बारे में। खैर, पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि हम जो बात कह रहे हैं उससे आप मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं मुत्तफ़िक़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आपको पता ही है, जैसे कि सियासतदानों ने जो है पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। आज भी हमारी हालत ऐसी है कि ऐसा लगता है कि हम ब्रिटिश कॉलोनी हैं, बल्कि अब तो अमेरिका की भी कॉलोनी हम हो गए हैं और सऊदी अरब की भी कॉलोनी हो गए हैं, लग रहा है ऐसा। और ब्रिटेन जो इंडिया छोड़ के गए थे 47 में या 47 से पहले, यह इरादा किया था जाने का, वैसे मेरे हिसाब से तो गए नहीं हैं। अपने लोगों को बिठा गए, उनको जॉब दे गए कि बस वो पैसे इकट्ठा कर करके हमारे यहाँ भेजो और हमारे लिए काम करो। और वही लोग कर रहे हैं, यानी एक ब्यूरोक्रेसी यहाँ भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है। और ये जो कॉलोनी होती है, ब्रिटेन कॉलोनी जितनी भी हैं, वो आज तक पनप नहीं पाई हैं। उनको कर्जे में डुबोया गया है और फिर कर्जे सूद लेकर, जैसे एक ज़माने में खुद सूद खोर कहलाता था, मुंशी या कुछ भी कह लें, बिल्कुल उसी तरह हमारा मुल्क जो है और हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं जो पीछे गुजरे हैं, उन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है। आज हर आदमी मुत्तफ़िक़ है इस बात से कि उन्होंने किया तो है। अब ये कि सज़ा नहीं देते, सज़ा इसलिए नहीं देते कि ज़ाहिरी बात है, जब दूसरे लोग आएंगे तो वो भी तो उन्हीं के लिए काम करेंगे, तो वो प्रोटेक्शन तो उनको देते हैं। वरना सीधी सी बात है, पता नहीं कितना पैसा, अरबों खरबों जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है कर्जा चढ़ा के और मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में प्राइवेटाइज के ज़रिए और बाहर की कंपनियों को ठेका देने के बहाने जो है मुल्क को खूब कमीशन खाया गया, खूब लूटा गया है। तो ये सारी सिचुएशन है जिसके यानी नए नए तरीक़े बहाने तलाश करते हैं। अब एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि आप अपने मुल्क का हर ठेका, रोड वोड सब कुछ जो है बाहर की कंपनी को दें और पहले से तय कर दें कि भाई हम तुम्हारा ठेका पास कर देंगे महंगा से महंगा, लेकिन ये कि हमारा परसेंटेज रखो। और यही वजह है कि अगर 10 अरब रुपए की रोड बननी है तो 8 अरब रुपए जो है सीधे स्विस बैंक में चले आते हैं। 2 अरब रुपए की रोड बनती है, उसमें से वो प्रॉफिट वगैरह भी कमाते हैं। जैसे कि मेट्रो बस है, एक बस कहते हैं 4 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ की एक बस पड़ी है उन्हें, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं तो वही बस आपको 1 करोड़ रुपए की भी मिल जाती है। और अगर आप रिकंडीशन बस लें तो वो आपको 50 लाख की मिल जाएगी। लेकिन ये कि लूटना तो है ना, तो महंगी से महंगी बस ख़रीदते हैं। जबकि आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करें तो हर चीज़ जो है सस्ती ही मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट के कामों में हर चीज़ 4 गुना महंगी होती है, इसलिए कि उसमें जो है उनका कमीशन और उनका हिस्से विस्से शामिल होते हैं, जो कि ऊपर से नीचे सारे बैरोक्रेट को बांटे जाते हैं। इसीलिए सब खामोश बैठते हैं और जब फंसते हैं वो लोग तो सज़ाएँ भी नहीं होती। क्योंकि आप खुद सोचें कि नवाज शरीफ साहब को इतने इल्ज़ाम लगाए, सब कुछ किया, कैद भी किया और बाहर मज़े से आराम से सुकून से बाहर भेज भी दिया कि वो टहलते हुए गए, स्ट्रेचर पे तो नहीं गए कि उनकी उनके जो ये क्या कहते हैं, उनके जो, अब मैं क्या कहूँ, अब यही ले लेता हूँ भाई, उनकी क्लच प्लेटें लगता है घिस गई थी जिसकी वजह से उनको बाहर भेज दिया गया। लेकिन ये कोई बीमारी मार नहीं थी, वो टहलते हुए कूदते फांदते उछलते जो है प्लेन में बैठे हुए, कुछ तस्वीरें भी आई थी जिसमें आराम से वो बैठे हुए बातें कर रहे हैं अगली सियासत के बारे में। और सबको पता था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन आराम से भेज दिया। अब पैसा वसूल किया नहीं किया कुछ नहीं पता। लेकिन भाई, अगर आम आदमी इस किस्म की हरकत करे तो बैंक आके उसकी चीज़ें जब्त कर लेता है। इनकी करप्शन साबित हो गई, ये सब कुछ हो गया है, लेकिन उनकी इत्तेफाक फौंडी सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, काम चल रहा है उनका। स्टील मिल तबाह हो गई, लेकिन उनकी इत्तेफाक फौंडी जो है वो प्रॉफिट में जाती रही, स्टील मिल तबाह हो गई, जैसे कि आपने उनके दौर में देख ही लिया है। उसके अलावा पीआईए तबाह हो गई, ठीक है ना, लेकिन ब्लू एयर तबाह नहीं हुई, ब्लू एयर प्रॉफिट में ही जा रही है। यानी वो जो है क्या कहते हैं, खाकान अब्बासी साहब की जो है ब्लू एयर, वो प्रॉफिट में जा रही है। पीआईए तबाह हो गई है, क्योंकि पीआईए उनकी थोड़ी थी, पीआईए तो उनके अब्बा की थी। जितना चाहो लूटो, और लूटा लूटा है, आप सबको पता है, आप लोग सब कुछ जानते हैं। हमारे मुल्क अगर ठीक करने तो सबसे आसान तरीका है भाई, खादिम हुसैन रिजवी साहब को एक बार हुकूमत दे दो, और जिस तरह वो जंगजो टाइप के आदमी हैं और
तकरीर जो उनकी बड़ी मज़ेदार होती है और उसमें बिल्कुल खुल के बात करते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं करते। जो उनके जहन में मुंह में गाली भी आती है तो वो माइक पे दे देते हैं उठा के। ये गुस्से का इजहार होता है, उनकी शख्सियत से का कोई कसूर नहीं है इसमें। लेकिन यह है कि मुझे वो आदमी जो है बहुत अच्छे लगे। अगर उनको हुकूमत दी जाए तो वो गाजर मूली की तरह ऊपर वालों को तो सफाया कर देंगे और मुल्क यकीनन मुल्क ठीक हो जाएगा 100%। क्योंकि हमारे मुल्क का एक ही ये तरीक़ा मुल्क ठीक करने का कि इस्लामी क़ानून। अब इस्लामी क़ानून अगर हो तभी मुल्क ठीक हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। देखिए इस्लामी क़ानून, कम्युनिज़म एक निज़ाम की बात कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट तो खैर ला मज़हब होते हैं, मज़हब किसी को नहीं मानते, लेकिन एक निज़ाम है वो। कम्युनिज़म एक निज़ाम है और कम्युनिस्ट अलग चीज़ है। और कम्युनिज़म एक निज़ाम है जो कि रशिया में था। हर चीज़ बराबर की बांटी जाती थी और हर आदमी जो है बिल्कुल उसका लिविंग स्टैंडर्ड सेम था। खैर अब तो डेमोक्रेसी आ गई है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत करप्शन, क्योंकि डेमोक्रेसी का दूसरा नाम है करप्शन। डेमोक्रेसी हमें देखें, वेस्ट जो है हमें जो चीज़ भी देगा ना, वो ये देखता है कि जो हम चीज़ अपना, जैसे वेस्टर्न कंट्री हैं, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू की अपने इदारों की। क्यों शुरू की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का इदारा तकरीबन ख़त्म हो रहा था क्योंकि ईमेल सर्विस आ गई। तो सारी बात है, आपने अब किसी को ख़त भेजना तो नहीं होता, आप तो मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो इदारा है वो सिर्फ पार्सल सर्विस में काम कर रहा है। जैसे अमेज़ॉन वगैरह से चीज़ें आती हैं तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कोरियर सर्विस और क्या कहते हैं DHL और कोरियर सर्विस के ज़रिए जो है सामान पहुंचाया जाता है। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस को इसलिए प्राइवेटाइज़ किया था क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और फ्यूचर में ये इदारा ख़त्म हो रहा था। तो उन्होंने प्राइवेटाइज़ कर लो, कुछ पैसे ही कमा लो। और उनके जितने वर्कर थे उनको तनख्वाहें भी तो देना थी, घर बिठा के तो नहीं दे सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने प्राइवेटाइज़ कर दिया। अब उनकी देखा देखी हमने भी चीज़ें प्राइवेटाइज़ कर दी। उन्होंने फिर अपने वो इदारे प्राइवेटाइज़ करना शुरू किए जो लॉस में जा रहे थे। हमारे जो प्रॉफिट में जा रहे थे हमने वो प्राइवेटाइज़ कर दिए, क्योंकि प्राइवेटाइज़ एक बड़ा अच्छा बहाना था ना, प्राइवेट कर दो और फिर खुद ही खा जाओ। देखें ना, सबसे अच्छा है अगर आपने PIA ख़रीदनी है तो PIA को बर्बाद करें। अब बर्बाद कैसे करें? आपने आज देख ही लिया, आखिरी हथौड़ा मारा है कि हमारी अदालत ने जो ओपनली ये डिसीजन दे दिया कि इन सब की डिग्रियाँ जाली हैं। जो पायलट है हमारे यहाँ 200-250 पायलट का नाम आया है, सुना है, और उनकी डिग्रियाँ जाली करार दी है। ये नहीं सोचा कि इससे रिएक्शन में दुनिया भर में जो हमारे पायलट हैं सबको निकाल दिया जाएगा। क्या जज साहब को नहीं पता था ये बात? क्या जज साहब को ये नहीं पता था कि पूरी दुनिया में हमारी PIA जो है बैंड हो जाएगी? तो अब तो यह हाल है, अब तो बिकेगी। यानी आखिरी हथौड़ा जो है ये था। नवाज शरीफ दौर में भी हथौड़ा बर्बाद हुई थी और आखिरी काम ये हो गया है। बहुत से लोग इससे खुश होंगे जो रोज़ गार्डन होटल जो है न्यूयॉर्क में सबसे महंगा होटल, जो लोग वो ख़रीदने की ख्वाहिश रखते थे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, सुना है कि वो होटल ख़रीदना चाहते थे। रोज़ नाइट होटल है, रोज़ गार्डन होटल है, PIA का है, वो ख़रीदना चाहते थे। एक होटल फ्रांस में भी है, पूरी चेन वो ख़रीदना चाहते हैं। और उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया होगा तो उनकी खुशनुदी में बहुत से लोग यहाँ हैं जिन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा चक्कर चलाएंगे कि आपको ये जो है पूरा का पूरा बेच देंगे उठा के। और वो यही हुआ है, ये बर्बाद कर दिया। अब हो सकता है किसी को स्टील मिल चाहिए हो तो इन्होंने स्टील मिल बर्बाद करी। ऐसा लगता है कि दानिस्ता तरीके से किसी के इशारे पे मुल्क को कर्जे में डुबोया गया है, मुल्क को बर्बाद किया गया है। क्या आपको नहीं लगता? जब हमारे यानी आज से समझ लें 30-40 साल पहले पाकिस्तान के हॉस्पिटल जो हैं बेहतरीन थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको अलग कमरा मिलता था और ठीक ठाक इलाज होता था, दवाएं भी मिलती थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। आप माने या न माने, बहुत से लोग हैं जिनको पता होगा कि रोज़ाना एक पीरियड ऐसा था जिसमें बच्चे जो थे लाइन लगा के, और एक बड़े बड़े दूध के ड्रम आते थे जिसमें दूध की थैलियाँ होती थी, तकरीबन क्या कहते हैं 200-250 ग्राम की एक थैली होती थी दूध की, और वो हर बच्चे को दी जाती थी। वो लाइन में लगा के पी रहे होते थे, बाकायदा जो है पिलवाया जाता था दूध। बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं माने, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, अगर ये मेरी बात सच है तो कमेंट्स में आप लिख के दें कि किन किन को मालूम है कि पाकिस्तान में ऐसा होता था।
खैर बात ये हो रही थी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जो है हमारे होटल पसंद आ गए, जिसकी वजह से वो ख़रीदना चाहते हैं, और हम जो हैं, हम जाहिर बात है उनको उस उनकी खुशनुदी में अपने इदारों को बर्बाद करके और उनको बेचने की तैयारी करेंगे। और आप देख लीजिएगा, PIA बिकी और रोज़ गार्डन होटल अगर बिका तो आपको पता चल जाएगा किसने ख़रीदा। हो सकता है सामने ना आए, उन्हीं के कोई आदमी है जो ख़रीद लें। अब ये सी पैक है, मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था। सी पैक मुशर्रफ दौर में हुआ था शुरू। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम की तख्तियाँ तो लगाई, लेकिन तख्ती लगाने पे भी 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं जाने आने में वज़ीर आज़म के। चीज़ कंप्लीट नहीं होती कभी भी। असल काम तो वो करता है जो आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, ठीक है ना। अब ये भाषा डैम बन रहा है, मुशर्रफ ने शुरू किया था, अब इमरान खान ने दोबारा शुरू किया है, वरना मुशर्रफ दौर में ये शुरू हुआ था। ये सारे बने नहीं इसलिए कि मुशर्रफ चले गए तो उनके प्रोजेक्ट भी चले गए। जो पैसा दिया तो खा पी के बैठ गए, आपस में बांट लिया सब कुछ, सुकून से बैठ गए। जिन जिन कंपनी को दिया गया था डैम बनाने के लिए वो आराम से बैठ गए। अब आप ये सोचें कि कालाबाग डैम जिन लोगों ने नहीं बनने दिया था वो लोग तो पाकिस्तान के गद्दार हुए ना। अब क्यों बनने दे रहे हैं? कालाबाग डैम मुखालफत करते रहे, सिंध को पानी नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, तो ये लोग सीधा अब और आज पता चल रहा है कि ये लोग इंडिया के कहने पे सारे काम कर रहे थे। इंडिया हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन इंडिया का कसूर नहीं, ये तो मुल्कों की पॉलिसी है। हमें बहुत से मुल्क अच्छे नहीं लगते, हम चाहते हैं वहाँ पे ये इतनी तरक्की नहीं हो, वहाँ के हालात नहीं हो। अब कितनी मुश्किल से इंडिया ने हमारे मुल्क को कर्जे में डिबोया, हमारे मुल्क के हालात ख़राब किए, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया, फंडिंग की, जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया नहीं उनके लिए काम किया नवाज शरीफ साहब ने। इसमें कोई शक और ढकी छुपी बात नहीं है कि उनकी हरकतों से साफ लग रहा है कि उन्होंने इंडिया के लिए काम किया है। मोदी साहब उनके घर आए, अगर आप शर्त लगा लें मिसाल के तौर पे मोदी साहब 9-0 चले जाते तो कितना उधम मचता। नवाज शरीफ के घर आए, कोई उधम नहीं बचा, ठीक है ना। 9-0 चले जाते तो 100% कराची वाले तो वैसे तो जब से पाकिस्तान में जब से गद्दार हैं, अय्यूब खान के दौर में भी गद्दार कहे जाते थे, आज भी गद्दार हैं और आगे भी गद्दार कहते रहेंगे। जाहिर बात ये तो ठप्पा लग गया ना। एक एबनॉर्मल आदमी आया था जिसकी वजह से ये ठप्पा तो लग गया है। अब क्या किया जाए, खुद तो 20 साल से बाहर, 25 साल से बाहर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ वालों को चैन नहीं मिल रहा। यानी यहाँ वाले जो है जब उनको डर लगता है कि भाई कहीं मुसीबत आ जाए दोबारा तो फिर सारे के सारे स्विच ऑन हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। खैर जो कुछ जो बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने शहर को ठीक कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पूरा शहर बर्बाद हुआ था, मुसीबत में आए हुए थे। और कराची एक बहुत बड़ा शहर है और पाकिस्तान का हब है, इकॉनमी हब है। वहाँ पे ये बेवकूफ़ाना हरकतें तो नहीं हो सकती ना कि भाई आप हड़तालें करें, ये करें, वो करें। लाठी अल्लाह की लाठी कभी तो घूमती है, सारा खेल ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग सब्र और तहम्मुल से काम नहीं लेते उनका यही होता है कि वो गुमनाम हो जाते हैं, और हो गई है गुमनाम। और कुछ एबनॉर्मलिटी भी लगती है मुझे जिसकी वजह से जो कुछ हुआ। खैर बाकी क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे कराची और सिंध के इलाके में आमतौर पे ऐसे लीडर आते हैं जो काम वाम नहीं कराते। क्योंकि देखिए टैंकर माफिया है, हाइड्रेन जो चल रहे हैं जितने भी चोरी की बिजली से चल रहे हैं, मुझे पता है, उनको भी पता है, नहीं करेंगे, हिस्सा जाता है, सबको हिस्सा जाता है, जिन्होंने पकड़ना है उनको हिस्सा जाता है। आप गाड़ी लेकर जाएं और ऊपर देखें तारों में कुंडे आपको नजर आएंगे, कुंडे लटके हुए, क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं? क्योंकि हिस्सा जा रहा है। अब वो जो कुंडे पड़े हैं, वो जो बिजली चोरी हो रही है, उस चोरी का पैसा किस पर जाता है? यानी वो चोरी की बिजली की पेमेंट कौन करता है? मैं और आप। क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में जो पैसे लिए जाते हैं, यानी जो लाइन लॉसेस होते हैं, वो सारे सब लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। उसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। वो चार्जेस जो हैं वो होते हैं जो कि बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी जो होती है उसको भी वो लाइन लॉसेस में ही लेते हैं, शायद आपको नहीं पता। तो आप बिल खोल लें, कहते हैं 18 रुपये यूनिट है, वाकई 18 रुपये यूनिट है, लेकिन ये नहीं बताते उस पर टैक्स, इलेक्ट्रिक ड्यूटी, लाइन लॉसेस और ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये सब मिला के कितने का यूनिट है? 60 रुपये 40 रुपये का यूनिट पड़ता है। बेवकूफ़ बनाते हैं क्योंकि ये
ये जो कैलकुलेशन के गेम में उलझा के आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई सच तो बोलता नहीं है, बजट आता है सब झूठ बोल रहे होते हैं। हर चीज़ में हर साल पैसे रखे जाते हैं। अब है वो जो रोड बन रहा है कराची में, जो मेट्रो जो बन रही है, या ब्लू लाइन ग्रीन लाइन बन रही है, उसमें हर साल पैसे मिलते हैं, खा पी के बैठ जाते हैं। ठीक है ना। सबसे अब कहना नहीं चाहिए, ज़ाहिर बात है सियासी पार्टी हमारे मुल्क की, बिलावल भुट्टो भी एक दिन आएंगे और वो भी वज़ीर आज़म बनेंगे, और अल्लाह करे कि वो कुछ काम करें। वैसे तो बिलावल भुट्टो से काफ़ी उम्मीद है, वो अच्छे लीडर साबित होंगे। बस ये कि सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट पाकिस्तान की चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी आज़ादी वज़ादी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है, जैसा कि देखा गया है भाई। क्या कहते हैं, असम्बली में जब खड़े होकर एक साहब कहें कि भाई कराची हमें वोट तो नहीं देता, तो हम वहाँ का कूड़ा भी क्यों उठाएं? भाई कूड़ा नहीं उठाते तो कराची का टैक्स क्यों लेते हो? टैक्स तो आवाम देती है ना, कराची की आवाम टैक्स देती है। लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की प्लानिंग है कि पूरे कराची या सिंध की पूरी आवाम को हारी बना दें, और जिस तरह वो अपने हारियों को डील करते हैं उसी तरह उस आवाम को डील करें। वैसे तो कर ही रहे हैं, क्योंकि सारे लॉ इन्फोर्समेंट सब कुछ जो है सब उन्हीं के अंडर में है, और जिसको चाहते हैं उसको पनिश देते हैं अपने हिसाब से, जो उनके आड़े आ रहा होता है हुकूमत में, तो उसको भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। हर बात ये कहने की है कि ये सारी सिचुएशन है, और बड़ी अक्लमंदी की बात थी जो, और बहुत ही शातिर और बहुत ही अच्छा दिमाग था किसी का, जिसने हमारे यहाँ चाइना को इजाज़त दी थी सी पैक बनने की। सी पैक बनने के बाद वजह से पाकिस्तान सेफ हो गया है। अब सी पैक तो बन गया है, अब उसकी हिफाजत करनी है। पाकिस्तान पे जंग कभी भी इंडिया नहीं करे, इंडिया करेगा तो चाइना पकड़ लेगा, क्योंकि अब वो सी पैक जो है उसकी हिफाजत करना चाइना की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की हिफाजत करना चाइना की जिम्मेदारी है। तो कितना बड़ा काम किया जिसने भी किया है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, कमेंट्स में लिखें कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, मेरी बातों से मुत्तफिक हैं या नहीं है। वैसे तो भाई खादिम हुसैन रिजवी को हुकूमत दे दो या इस्लामी कानून ले आओ, वरना कभी भी आप ठीक नहीं होंगे। हम आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है, कल भी ब्रिटिश कॉलोनी रहेंगे। और अमेरिका अपने मुफाद के लिए काम करता है, आपका दोस्त कोई नहीं है कि वो अमेरिका अब्बू आ गए तो आपके कर्जे अदा हो जाएंगे। हम भिखारी बनते जा रहे हैं और बन जाएंगे। सऊदी अरब भी नाके फेर लिए हैं। वैसे अब मिडल ईस्ट की बारी है। वो समझ रहे हैं ना कि जैसे बस वो हर चीज़ खरीद सकते, नहीं, उनकी बारी आ गई है, आने वाली है उनकी बारी। जिस तरह वो क्या कहते हैं पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनकी बारी भी आ गई है, वो भी रुखसत होने वाले ना। वो नजम सेठी की चिड़िया एक दफ़ा हमारी खिड़की पे बैठ गई थी। मैंने पूछा भाई कैसे? कह लगी मैं खबर देने आई हूँ। मैंने कहा क्या खबर देने आई हूँ? कह लगी ये कि वो उस्मान गुलजार साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने वाली है। मैंने कहा हैरत है भाई, ये तो हर दफ़ा हम सुनते हैं। कह लगी नहीं, इस दफ़ा ज़रूर होगी। खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं हूँ नजम अलवी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो चैनल या वीलॉग चैनल आप मेरा देख रहे हैं। शुक्रिया आपका। बाय बाय।